नमस्कार। आप देख रहे हैं करण सूद मीडिया, सच की आवाज़ जनता के साथ। मैं हूँ आपका एंकर करण। आज हम लोग बात करेंगे, आज का हमारा मुद्दा बेहद संवेदनशील है लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण भी है। सवाल है, अगर किसी परिवार ने अपने घर में प्रार्थना सभा रखी है और अपनी इच्छा से किसी पास्टर को बुलाया है, तो क्या दूसरा व्यक्ति या संगठन वहां जाकर उस प्रार्थना सभा को रोक सकता है? क्या कोई ये कह सकता है कि यह पास्टर दूसरे स्टेट से आया है इसलिए जहां प्रार्थना नहीं करा सकता? और अगर कोई ग्रुप किसी घर में घुसकर लोगों को डराए, धमकाए या प्रेयर बंद करवाने की कोशिश करे तो क्या उसके ऊपर भी कानून लागू हो सकता है? आज हम इस पूरे मुद्दे को इमोशन से नहीं बल्कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के आधार पर समझेंगे। और सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर दें कि भारत में किसी भी व्यक्ति या भीड़ को कानून हाथ में लेकर खुद पनिशमेंट देने का अधिकार नहीं देता। अगर कोई अपराध हो रहा है तो पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन है, कोर्ट है और कानून है। पहला सवाल ये है कि क्या पास्टर दूसरे स्टेट में जा सकता है? मान लीजिए एक पास्टर हिमाचल प्रदेश में रहता है, उस छत्तीसगढ़ में रहने वाले एक परिवार ने अपने घर में बाइबल स्टडी और प्रेयर के लिए बुलाया। क्या केवल इसलिए कि वह दूसरे स्टेट का पास्टर है उसे वहां जाने से रोक दिया जाएगा? सामान्य संवैधानिक स्थिति में नहीं। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 19(1) का D पार्ट है, नागरिकों को पूरे भारत में फ्रीली मूव करने का अधिकार देता है। और आर्टिकल 91E भारत के किसी भी हिस्से में रिसाइड और सेटल करने का अधिकार देता है। हाँ, ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की अनुमति देता है, लेकिन केवल ये कहना कि तुम दूसरे स्टेट के पास्टर हो इसलिए जहाँ नहीं आ सकते, अपने आप में कोई सामान्य कॉन्स्टिट्यूशन रूल नहीं है। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल पर। आर्टिकल 25 सभी व्यक्तियों को फ्रीडम, कंसाइज और अपने धर्म को प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट करने का अधिकार देता है। यानी व्यक्ति अपने धर्म को मान सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है और उसकी टीचिंग दूसरों तक पहुंचा सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, आर्टिकल 25 एब्सोल्यूट नहीं है। यह पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ तथा कॉन्स्टिट्यूशन के अन्य प्रोविजन के अधीन है। इसलिए रिलीजन फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर हो गया, लेकिन उसका उल्टा भी सही नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर किसी की लॉफुल रिलीजन प्रैक्टिस को मनमाने तरीके से रोकना भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला है। अब एक महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को हम देखते हैं। रेवरेंट स्टैनलोस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1977। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 25 में प्रोपोगेट का अर्थ रिलीजन की टीचिंग को सेपरेट और एक्सप्लेन करने के रूप में समझाया, लेकिन कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को फोर्स या फ्रॉड से दूसरे व्यक्ति को कन्वर्ट करने का फंडामेंटल राइट नहीं है। इसलिए हमें दो चीज़ें को अलग अलग समझना होगा। रिलीजियस प्रीचिंग एक चीज़ है, अनलॉ कन्वर्शन दूसरी चीज़ है। अगर पास्टर बाइबल पढ़ रहा है, जीसस क्राइस्ट की टीचिंग समझा रहा है और लोग अपनी इच्छा से सुन रहे हैं, तो केवल टीचिंग को देखकर उसे ऑटोमेटिकली इलीगल कन्वर्जन करना सही नहीं होता। लेकिन अगर किसी स्टेट के एप्लीकेबल लॉ के अनुसार फोर्स, फ्रॉड, कंसर्न और प्रोहिबिटेड इंड्यूसमेंट से कन्वर्जन किया गया है तो कानून लागू हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि अपने घर में क्या प्रेयर मीटिंग नहीं कर सकते? आओ एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लो एक परिवार अपने घर में 15 से 20 लोगों को बुलाता है, बाइबल पढ़ी जा रही है, प्रेयर हो रही है, पास्टर को परिवार ने स्वयं बुलाया है, लोग अपनी इच्छा से आए हैं, कोई वायलेंस नहीं, कोई फोर्स नहीं, कोई पब्लिक डिस्टर्बेंस नहीं। तो क्या केवल इसलिए कि यह रिलीजियस प्रेयर मीटिंग है कोई बाहरी व्यक्ति उसे आकर बंद करवा सकता है? यहाँ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का 2026 का महत्वपूर्ण डिसीजन सामने आता है कि बद्री प्रसाद साहू एंड अनवर्ट स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट ने प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस में प्रेयर के संबंध में पुलिस नोटिस को क्वेश किया और कहा कि केवल प्रेयर मीटिंग के लिए सामान्य प्रायर परमिशन रिक्वायरमेंट नहीं है जब तक कोई एप्लीकेबल लॉ वायोलेट ना हो। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर नॉइस पोल्यूशन या जेन्युइन लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है तो अथॉरिटी रिलेटिव लॉ के अनुसार एक्शन ले सकती है। तो मैसेज साफ है, पीसफुल प्रेयर को केवल प्रेयर होने के कारण ऑटोमेटिकली क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं कहा लाया जा सकता। लेकिन अभी दूसरी तरफ भी सुनिए, अगर किसी पास्टर या रिलीजियस ग्रुप को लगता है कि कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है तो क्या करना चाहिए? पुलिस को कंप्लेन करे, एविडेंस दे, इन्वेस्टिगेशन होने दे, कोर्ट को फैसला करने दे। लेकिन भीड़ लेकर किसी के घर में घुसना
धमकाना, गाली देना या मारपीट करना ये कानून लागू करने का तरीका नहीं है, क्योंकि इंडिया में पुलिस अलग है, कोर्ट अलग है, प्राइवेट मॉब अलग है। किसी प्राइवेट ग्रुप को यह अधिकार नहीं है कि वे खुद जज बने, खुद पनिशमेंट दे और खुद किसी के घर में घुसकर फैसला सुनाए। BNS सेक्शन 300 रिलीजन असेंबली को डिस्टर्ब करना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोविजन को समझिए। भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 300, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसी लॉफुल रिलीजन असेंबली में डिस्टर्बेंस पैदा करता है जो रिलीजियस वर्शिप या सरमनी में लगी हुई है, तो स्टैट्यूटरी इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई होने पर 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट, फाइन या दोनों हो सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर मान लो 20 लोग घर में लॉफुल प्रेयर कर रहे हैं, कुछ लोग जानबूझकर अंदर आके शाउटिंग करते हैं, प्रेयर रोकते हैं और वर्शिप डिस्टर्ब करते हैं, तो फैक्ट के अनुसार सेक्शन 300 BNS रिलेवेंट हो सकती है। लेकिन मैं यहाँ एक लीगल वार्निंग भी दे दूँ, केवल किसी सभा में मौजूद होना सेक्शन 300 का अपराध ऑटोमेटिकली नहीं बनता। एक्चुअली कंडक्ट और स्टैट्यूटरी इंग्रेडिएंट देखे जाएंगे। BNS सेक्शन 329 घर में क्रिमिनल ट्रेसपास के बारे में देखते हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी के प्राइवेट हाउस में अनलॉफुल इंटर करता है, वे कहता है हम प्रेयर बंद करवाने आए हैं, लेकिन घर के मालिक ने उसे परमिशन नहीं दी। अगर स्टेटरी रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो BNS सेक्शन 329 के तहत क्रिमिनल ट्रेसपास या हाउस ट्रेसपास का मामला बनता है। सामान्य हाउस ट्रेसपास के लिए कानून में इम्प्रिजनमेंट, फाइन या दोनों का प्रोविजन है और सरकमस्टेंसेस के अनुसार अन्य प्रोविजन भी लागू हो सकते हैं। यानी धर्म के नाम पर घर में घुसना कोई ऑटोमेटिक लीगल परमिशन नहीं बन जाता। BNS सेक्शन 351 क्रिमिनल इंटीमिडेशन, अगर किसी व्यक्ति, किसी पास्टर या बिलीवर को धमकी दी जाती है, अगर फिर प्रेयर की तो तुम्हें मार देंगे, तुम्हारा घर जला देंगे, जहां से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा, और थ्रेट स्टैट्यूटरी इमीडिएट को सेटिस्फाई करता है, तो BNS सेक्शन 351 क्रिमिनल इंटीमिडेशन रिलेवेंट हो सकती है। सामान्य क्रिमिनल इंटीमिडेशन के पनिशमेंट 2 साल तक इम्प्रिजनमेंट, फाइन या दोनों हो सकती हैं, और कुछ गंभीर थ्रेट्स में पनिशमेंट 7 साल तक हो सकती है। इसलिए हम सिर्फ डराने गए थे, ये जरूरी नहीं कि कानून में हार्मलेस बात हो। अगर मारपीट हो जाए, जानवर को चोट पहुंचाई जाए, तो फैक्ट के अनुसार BNS सेक्शन 115 जैसी प्रोविजन रिलेवेंट हो सकती हैं। अगर इंजरी गंभीर है, चोट ज़्यादा लगती है, प्रोविजन भी लागू उसके ऊपर ये हो सकता है। इसलिए अगर किसी रिलीजियस डिस्प्यूट में धमकी, ट्रेसपास, असॉल्ट, डिस्टर्बेंस हो जाए तो मामला केवल धार्मिक डिसएग्रीमेंट नहीं रह जाता, क्रिमिनल लॉ भी सामने आ सकता है। इसीलिए धर्म के नाम पर नफरत फैलाना बंद करें। अगर कोई फैलाता है तो BNS का सेक्शन 196 कहता है ये अलग अलग ग्रुप्स के बीच एमिनिटी, हेट या इल विल प्रमोट करने का, हार्मनी डिस्टर्ब करने वाले कंडक्ट को पनिशमेंट देता है। अब स्टेटरी इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई हो और अगर रिलीजियस प्लेस या रिलीजियस वर्शिप की असेंबली में ऐसा ऑफेंस किया जाता है तो पनिशमेंट और भी गंभीर हो सकती है। लेकिन वही बात हर एग्रीमेंट सेक्शन 196 नहीं है। एक्चुअली वर्ड, इंटेंशन, कंडक्ट और सर्कमस्टेंसेस देखे जाएंगे। अब धार्मिक भावनाओं से जुड़े अपराध को देखते हैं। BNS में रिलीजियस ऑफेंस से जुड़े और भी प्रोविजन है, जैसे सेक्शन 298 प्लेस ऑफ वर्शिप या सीक्रेट सब्जेक्ट को डैमेज करने के संबंधित में है। अगर सेक्शन 299 डेलिब्रेट एंड मैलिशियस इंटेंशन से किसी क्लास के रिलीजन या रिलीजियस बिलीफ का इंसल्ट करने से संबंधित सेक्शन है। सेक्शन 300 है कि रिलीजियस असेंबली डिस्टर्ब करने के संबंध में। सेक्शन 302 है डेलिब्रेट तरीके से किसी व्यक्ति की रिलीजियस फीलिंग बाउंड करने वाले वर्ड, साउंड, गेस्चर या ऑब्जेक्ट से संबंधित। यानी बात में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, लेकिन रिलीजियस हेटेड, वायलेंस, क्रिमिनल लिमिटेशन के लिए भी कानून उसमें मौजूद हैं। और पास्टर के लिए भी एक संदेश, मैं कि ये बात केवल एक साइड के लिए नहीं कहूँगा, कानून सबके लिए है। पास्टर को भी कानून का पालन करना होगा, चर्च को भी कानून का पालन करना होगा, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को भी कानून का पालन करना होगा। फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं, फ्रॉड नहीं, कंसर्न नहीं, एप्लीकेबल स्टेट एंटी कन्वर्जन लॉ का उल्लंघन नहीं, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं, और जहां लोकल लीगल रिक्वायरमेंट लागू हो उसका पालन करना होगा। आर्टिकल 25 प्रोटेक्शन देता है लेकिन इम्यूनिटी नहीं देता। लेकिन दूसरी तरफ भी संविधान लागू होगा। अगर कोई पास्टर कानून तोड़ता है, पुलिस कंप्लेंट करे, इन्वेस्टिगेशन करे, एविडेंस दे, कोर्ट लाए। अगर कोई पास्टर कानून नहीं तोड़ रहा और कोई ग्रुप केवल उसके धर्म या उसकी पहचान के कारण उसे धमकाता है तो वह भी कानून के ऊपर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक धर्म का हथियार नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन हर नागरिक की प्रोटेक्शन है। और अंतिम उदाहरण, मान लीजिए क्रिश्चियन फैमिली अपने घर में प्रेयर कर रही है,
उन्होंने दूसरे स्टेट के पास्टर को बुलाया है। एक ग्रुप बाहर आता है और कहते हैं जहाँ क्रिश्चियनिटी की प्रेयर नहीं होगी। अब दो रास्ते हैं, पहला रास्ता रूल ऑफ लॉ, हमें इलीगल कन्वर्जन का सस्पिशन है, और दूसरा पुलिस को कंप्लेंट एविडेंस इन्वेस्टिगेशन कोड। दूसरा रास्ता है मॉब रूल, घर में घुसना, प्रेयर बंद करवाना, पास्टर को धमकाना, मारपीट करना, लोगों को डराना। ये भारत का दूसरा रास्ता स्वीकार नहीं करता। किसी को भी अपराध का संदेह है तो कानून के पास जाइए, कानून हाथ में मत लीजिए। मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म का विरोध करता है और उसके खिलाफ हिंसा नहीं कर सकते, अगर आपको लगता है कि कोई इलीगल कन्वर्जन कर रहा है, आप कंप्लेन करें। अगर कोई रिलीजियस मीटिंग कानून तोड़ रही है, पुलिस को बताइए, लेकिन किसी के घर में घुसकर खुद पनिशमेंट देना आपका अधिकार नहीं है। और अगर कोई लॉफुल प्रेयर मीटिंग कर रहा है तो केवल अपनी धार्मिक सहमति के कारण उसे धमकाना भी रूल ऑफ लॉ नहीं है। भारत के धर्म की स्वतंत्रता है, भारत में कानून का शासन भी है, और इन दोनों के साथ लेकर चलना ही संविधान का सम्मान है। तो आज की हमारी सबसे बड़ी सीख यही है, रिलीजन इज प्रोटेक्टर, लॉ इज सुप्रीम, मॉब इज नॉट द लॉ, कोर्ट डिसाइड गिल्ट। किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ अन्याय हो उसकी शिकायत होनी चाहिए, किसी भी धर्म के नाम पर अपराध हो उसकी भी शिकायत होनी चाहिए, लेकिन फैसला भीड़ नहीं कानून करेगा। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप देख रहे हैं कर्ण सूत्र मीडिया, सच की आवाज़ जनता के साथ। मैं हूँ करण, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।